इस फिल्म की शुरुआत होती है 1995 में, जहां हम दो बच्चियों को खेलता हुआ देखते हैं। एक का नाम होता है यलीना और दूसरी का नाम होता है निताशा रोमानोव। खेलने के बाद ये दोनों बच्चियां अपने घर को वापस आ जाती हैं और अपनी माँ के साथ बैठकर डिनर करने लगती हैं कि तभी वहाँ इनके फादर आ जाते हैं। वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो इसे एक फ्लॉपी डिस्क दिखाता है जो वो शील्ड ऑर्गेनाइजेशन के हाथ से चुरा कर लाया है, जिस पर शील्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और फिर ये अपनी बीवी को लेकर यहाँ से एक दूसरी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर एक प्लेन होता है। पर इससे पहले कि ये प्लेन पर बैठते तभी वहाँ शील्ड के एजेंट आकर इन पर हमला कर देते हैं। एलेक्सी इन पर फायरिंग करता है जबकि इसकी बीवी बच्चियों को लेकर प्लेन में बैठ चुकी होती है। फिर एलेक्सी भागकर चलते हुए प्लेन के पर के साथ लटक जाता है और तीनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग क्यूबा लैंड करते हैं जहाँ इनकी मुलाकात होती है जनरल ड्रेकोव से, जो कि सोवियत आर्म फोर्सेस का हाई रैंक ऑफिसर है। और ये एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है रेड रूम, और एलेक्सी वो डिस्क इसे दे देता है क्योंकि एलेक्सी इसी का एजेंट है। और इसके बाद ड्रैकोव इसकी दोनों बेटियों को रेड रूम प्रोग्राम के लिए भिजवाता है। रेड रूम वो प्रोग्राम है जहाँ लड़कियों को जंगजू बनाया जाता है और इन लड़कियों को कहा जाता है ब्लैक विडो, जो मुश्किल से मुश्किल मिशन को आसानी से अंजाम तक पहुँचा सकती हैं और साथ ही धोखाधड़ी, चकमा देने में महारत और किसी को भी अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली काबिलियत इनको सिखाई जाती है। ये सारे एक्सपेरिमेंट ड्रेकोव अपने फ़ायदों के लिए कर रहा होता है। वो इन बच्चियों को बड़ा करके ट्रेन किलर बनाकर अपने दुश्मनों का सफाया करवाना चाहता है। और अब धीरे धीरे इसके सारे दुश्मन ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और यहीं से कहानी शिफ्ट होती है 21 साल बाद, जहां हमें सिविल वॉर के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां अब नताशा के पीछे थेडियस रोस के लोग पीछे पड़े होते हैं और साथ ही वो सोकोविया कोर्ट्स के ऊपर साइन ना करने की वजह से इसे गिरफ्तार करने एक बिल्डिंग पर रेड करते हैं। मगर वाशरूम में खड़ी नताशा अपने फ़ोन से इन्हें लोकेट कर रही होती है, और जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ नताशा नहीं होती। दरअसल नताशा को इनके प्लान का पहले से ही पता था और इस वक्त वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी, बल्कि वो तो नॉर्वे के अंदर यार्ड में बैठी हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है मोरक्को में, जहाँ नताशा की बहन जलीना एक लड़की पर निशाना लगा कर बैठी हुई होती है। दरअसल जिस लड़की को वो मारना चाहती थी वो कभी ब्लैक विडो टीम का हिस्सा थी और इसके पास एक बैग होता है, और जलीना इससे बैग लेने के लिए इस पर हमला कर देती है। तो वो लड़की इस बैग में से एक ट्यूब निकाल कर इसकी गैस जलीना पर छोड़ देती है, जिसके बाद जलीना को ऐसा लगता है कि जैसे वो होश में आ गई हो। दरअसल ब्लैक विडो के माइंड को कंट्रोल करने के लिए रेड रूम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही ये गैस इस पर पड़ती है तो जलीना का कनेक्शन रेड रूम से टूट जाता है और वो अपना ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल कर फेंक देती है। और अब रेड रूम टीम को पता चल जाता है कि एक और ब्लैक विडो भागी है, और ये बात ड्रेकोव को भी पता लग जाती है और जलीना को पकड़ने और एंटीडोट को हासिल करने के लिए एक ख़ास प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है जिसे कहा जाता है टास्क मास्टर। अब नॉर्वे में नताशा को इसका एक दोस्त इसे कुछ सामान देता है, और इस सामान में वही एंटीडोट होता है जो उसकी बहन जलीना ने इससे पार्सल कर दिया है। पर नताशा इस बैग पर ध्यान नहीं देती और इसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल देती है। अब रात को जनरेटर में डीजल ना होने की वजह से वो घर से डीजल लेने निकल पड़ती है, पर रास्ते में टास्क मास्टर इस पर हमला कर देता है और टास्क मास्टर इसका बैग लेने के लिए आगे बढ़ता है। तो नताशा समझ जाती है कि इस बैग में यकीनन कोई ख़ास चीज़ है, तो वो टास्क मास्टर से मुकाबला करके इससे वो बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद वो इस बैग को खोलती है तो उसमें एंटीडोट और उसकी बहन की तस्वीर होती है। इसलिए वो इसके बारे में मालूम करने बुदापेस्ट शहर में अपनी बहन से मिलने जाती है और इससे पूछती है कि इस बैग में ये क्या है। तो यलीना बताती है कि ड्रैकोव केमिकल से हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, पर यह गैस इस केमिकल के कंट्रोल को ख़त्म कर देती है। और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपने एवेंजर्स साथियों के साथ मिलकर हर एक ब्लैक विडो की मदद करो जो ड्रैकोव के कब्जे में है। और ये दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ और सारी ब्लैक विडो इन पर हमला कर देती हैं, और इनसे बचने के लिए नताशा और यलीना वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। इसी बीच एक ब्लैक विडो छत से टकरा कर नीचे गिर जाती है और दूसरी तरफ ड्रैकोव ने इसके सारे सिस्टम ब्लॉक करके इसे मार देता है, जिससे नताशा समझ जाती है कि ड्रैकोव इन ब्लैक विडो का इस्तेमाल करने के बाद किसी को भी मार सकता है। अब इसके बाद ये दोनों बहनें तय करती हैं कि ये अपने फादर को सोवियत की जेल से रिहा भी कराएंगी और साथ में रेड रूम तक भी पहुंचना है। लेकिन रेड रूम की लोकेशन के बारे में किसी ब्लैक विडो को पता नहीं होता, ये सिर्फ ड्रैकोव को ही पता है, और ड्रैकोव कहाँ है इसका पता इनके फादर को मालूम है। इसलिए वो पहले अपने फादर को छुड़वाने सोवियत की जेल तक पहुंच जाती हैं और काफ़ी मार धाड़ करने के बाद अपने फादर को रिहा करवा लेती हैं। जिसके बाद ये इस जगह जाती हैं जहाँ पर इनकी माँ मलीना होती है। यहाँ पर आने के बाद इन दोनों बहनों को पता लगता है कि ये इन दोनों के असली माँ बाप नहीं हैं, बल्कि इनको बचपन में चुराया गया था। और हमें यहाँ पता चलता है कि मलीना की भी रेड रूम में ट्रेनिंग हुई थी और वो भी एक ब्लैक विडो है और वो सालों से ड्रैकोव के लिए काम कर रही है।
और इसलिए इसने ड्रैकोव को इन सब की लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। और अगली पल वहाँ ड्रैकोव की टीम आ जाती है और तभी मलिना नताशा को बेहोश कर देती है और साथ में येलेना को भी। एलेक्सी को ड्रैकोव के लोग बेहोश कर देते हैं और मलिना इन सब को हेलीकॉप्टर में लेके रेड रूम ले जाती है, जो कि एक हेली कैरियर होता है। ये जगह ज़मीन पर नहीं होती, इसलिए इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। जिसके बाद मलिना ड्रैकोव के पास जाती है और ड्रैकोव को पता चल जाता है कि यह मलिना नहीं बल्कि नताशा है। दरअसल नताशा ने मलिना की फेस का एक मास्क पहना हुआ था और दूसरी तरफ नताशा के मास्क में येलेना होती है। दरअसल इन दोनों ने ड्रैकोव तक पहुंचने का प्लान बनाया था और अब ड्रैकोव नताशा के सामने होता है और नताशा इसे मारने के लिए इस पर बंदूक तान लेती है और इस पर चाकू से वार करती है, पर वो इस पर हमला नहीं कर पाती। तो ड्रैकोव बताता है कि मैंने तुम सब ब्लैक विडो के अंदर अपना एक नर्वस सिस्टम बिठा रखा है जिसकी वजह से तुम मुझ पर वार नहीं कर सकती। और यहीं पर वो नताशा के माजी में भी खुलासा करता है कि नताशा रेड रूम को छोड़कर ड्रैकोव को ही जान से मारने वाली थी। इसलिए एक दिन इसने ड्रैकोव की चल रही कॉन्फ्रेंस में एक बम लगा दिया था जिसके फटने की वजह से ड्रैकोव के साथ साथ इसकी छोटी बेटी भी मारी गई थी। और वो छोटी जो मारी गई थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद टास्क मास्टर होती है और इस ब्लास्ट में ड्रैकोव बच गया था। अब इस तरफ तो इन दोनों की बातें चल रही होती हैं तो दूसरी तरफ एलेक्सी और टास्क मास्टर के दरमियान लड़ाई हो रही होती है और येलेना इस एयर कैरियर को ज़मीन पर लाने के लिए कोशिश कर रही होती है। वहीं नताशा को पता चल जाता है कि ड्रैकोव की हाथ की अंगूठी में ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से वो तमाम ब्लैक विडो को कंट्रोल करता है और मौका देकर इसके हाथ पर अपना सर मारकर इसके ऑपरेटिंग डिवाइस को ख़राब कर देती है और अब इस पर धड़ाधड़ इसकी धुलाई करती है। पर तभी वहाँ ड्रैकोव की पूरी टीम ब्लैक विडो अंदर आ जाती है और इससे पहले कि वो नताशा को मारती येलेना इन पर एंटीडोस गैसेस छोड़ देती है और सभी ब्लैक विडो ड्रैकोव के माइंड कंट्रोल से आज़ाद हो जाती हैं और येलेना अब कैरियर को क्रैश कर देती है और वो बड़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरने लगता है और ड्रैकोव अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग रहा होता है तो येलेना उसके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देती है जिसमें ड्रैकोव अपने आदमियों समेत वहाँ से मारा जाता है। वहीं नताशा ड्रैकोव की बेटी टास्क मास्टर को आज़ाद कर देती है। इससे पहले कि वो इस पर हमला करती यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और नताशा और येलेना ज़मीन की तरफ एक साथ गिरना शुरू हो जाती हैं और ज़मीन पर आने के बाद नताशा टास्क मास्टर का हेलमेट निकाल कर इस पर एंटीडोट इसके मुंह के सामने ब्लास्ट कर देती है और टास्क मास्टर भी अपने वापस सेंसेस में आ जाती है और नताशा इससे माफ़ी मांगती है और यहाँ पर येलेना भी आ जाती है। तो नताशा येलेना को आखिरी बची हुई एंटीडोट और इन सभी ब्लैक विडो का पता देती है और वहाँ वो सारी ठीक ब्लैक विडो भी आ जाती हैं। और आखिर में हम 2 हफ्ते बाद देखते हैं नताशा के पास इसका वही दोस्त आता है जो उसकी हर तरह से मदद करता है और इस बार वो उसे एक प्लेन देता है जिसको उड़ाकर नताशा वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।